जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग क्लास 9th जियोग्राफी का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को शुरू करने वाले हैं। टोटल क्लास 9 के अंदर हमें 6 चैप्टर पढ़नी है। जो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडिया एंड इट्स साइज एंड लोकेशन, यानी दुनिया के मैप के अंदर भारत का लोकेशन कहाँ पे है और भारत का जो लैंड मास है इसकी साइज कितनी बड़ी है, उसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ाई करेंगे। फिर चैप्टर 2 में भारत की जो लैंड है उस लैंड के अंदर जो जो डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, उन सारे लैंड फॉर्म का फिजिकल फीचर्स कैसा है, इनके ऊपर हम चैप्टर 2 में पढ़ाई करेंगे। चैप्टर 3 के अंदर हम लोग भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी भारत का जो रिवर सिस्टम है, कौन सी रिवर कहाँ से शुरू होता है, कौन सी समुद्र में जाके मिलता है, उनका पाथवे कैसा है, ये सारे चीज़ हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम भारत की क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी जो चैप्टर है, चैप्टर 6 चैप्टर, इसमें हम भारत की पॉपुलेशन के ऊपर पढ़ाई करेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं पहला चैप्टर, जो कि है इंडिया एंड इट्स साइज एंड लोकेशन। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का जो किताब है उस किताब का हर एक लाइन को, उसका मीनिंग समझने के बाद उसको एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें पहले चैप्टर के पहले स्टैंजा में क्या लिखा गया है, इसमें ये बोला गया है, इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जो भारत जो है ये दुनिया के अंदर एक बहुत ही एंशिएंट यानी बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर पढ़ाई की है, फिर वैदिक एज के ऊपर पढ़ाई की है, तो हमें ये मालूम है कि भारत जो है, इनका जो भारत का जो सिविलाइजेशन है ये हज़ारों साल पुरानी है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद इस स्टैंजा में क्या लिखा गया है, उसके बाद ये बोला गया है, इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। यानी पिछले 50 सालों में यानी भारत जब से भारत के इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से भारत ने बहुत सारे फील्ड में, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल में भारत ने बहुत जगह पे, बहुत सारे स्टेज पे तरक्की किया है। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भारत ने क्या किया, जो पिछले 50 सालों में भारत ने क्या किया, भारत ने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ओवरऑल इकोनॉमिक मामले में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखिए, जो देश का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। ऊपर से पिछले जो मॉडर्न एज चल रहा है, पिछले 50 सालों के अंदर भारत ने बहुत सारे फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, अपने सोशल लेवल पे, इकोनॉमी के मामले में बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। भारत आज के टाइम में दुनिया के अंदर चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये सारे चीज़ को देखते हुए भारत दुनिया को बहुत सारे स्टेजों के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। यही चीज़ ये पहले स्टेंजा में ये किताब हमें बोलने की कोशिश कर रहा है। यानी एक भारत के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले स्टेंजा में दिया हुआ है। अब हम आएंगे लोकेशन पे, यानी भारत का लोकेशन कहाँ पे है। तो इसमें ये जो लोकेशन के अंदर जो पहला स्टैंजा है, इसमें पहले लाइन पे क्या लिखा गया है, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। जो कि भारत एक विशाल देश है, इसका लैंड मास बहुत ही बड़ा है, यही चीज़ पहले लाइन में बोला गया है। अब आते हैं लोकेशन की डिटेल में। देखिए, ग्लोबल मैप में भारत कहाँ पे स्थित है, ये अगर जानना है तो हमें कुछ चीज़ उससे पहले जाननी होगी। वो क्या क्या चीज़ है, एक हो गया लैटिट्यूड, दूसरा हो गया लॉन्गिट्यूड और तीसरा हो गया कोऑर्डिनेट। यानी ये 3 चीज़ों को हमें समझनी है, क्योंकि पहले लाइन में ये लिखा गया है कि भारत जो हो लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, फिर लिखा गया है द मेन लैंड एक्सटेंड, यानी भारत का जो मेन लैंड है, यानी येलो कलर में ये जो मेन लैंड दिखाई दे रहा है, ये मेन लैंड जो इसका जो एक्सटेंड है, ये कौन सी लैटिट्यूड के बिटवीन है, ये लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के अंदर ये भारत का एक्सटेंशन है। यानी ऊपर से नीचे तक भारत का एक्सटेंशन इसी लैटिट्यूड के अंदर है। और अगर ईस्ट से वेस्ट तक भारत की एक्सटेंशन हमें देखना है तो वो कौन सी लॉन्गिट्यूड के अंदर है, 68 डिग्री 7
मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत की जो ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंड है वो फैला हुआ है। तो अब हमें समझनी है ये लॉन्गिट्यूड किसको बोलेंगे और लैटिट्यूड किसको बोलेंगे और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या क्या है। देखिए हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, यानी लगभग गोलाकार फॉर्म में है, लेकिन इसका एक नाम है। अर्थ का जो शेप है उसका नाम क्या है, उसको हम जियोइड बोलते हैं। मतलब अर्थ का शेप क्या है, अगर किसी ने पूछा कि अर्थ का शेप क्या है तो हम बोलेंगे अर्थ का शेप है जियोइड। हम ना स्फेरिकल बोलेंगे ना राउंड बोलेंगे, हम बोलेंगे अर्थ का जो शेप है वो है जियोइड। पहला हो गया ये पॉइंट। तो ये अर्थ के ऊपर अगर हमें कौन सी जगह एग्जैक्ट उस जगह का पोजीशन क्या है इसको जानना है, या तो अर्थ के ऊपर हमें टाइम अर्थ घूमता रहता है, वो पहले खुद के चक्कर लगाता रहता है और वो बाद में जो सूरज है उसका भी चक्कर लगाता रहता है। तो अगर अर्थ के अंदर बैठे हुए हमें टाइम का भी कैलकुलेशन करनी है और किसी जगह का लोकेशन जाननी है और नेविगेशन के मामले में रास्ता कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये सारे चीज़ के ऊपर अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, इसकी सुविधा के लिए इंसानों ने क्या किया, इंसानों ने अर्थ के ऊपर बहुत सारे काल्पनिक रेखाएं खींचे। ये सारे काल्पनिक रेखाओं को रेफरेंस मानते हुए हम अर्थ के ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। क्या क्या कैलकुलेशन करते थे, एक तो हम टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, फिर नेविगेशन पर्पस जो हम आज के टाइम में जो गूगल मैप यूज़ करते हैं, फिर जो नेविक सॉफ्टवेयर है भारत का इंडिजिनस, ये सारे सॉफ्टवेयर का जो कैलकुलेशन होता है उसके लिए ये सारे जो काल्पनिक रेखाएँ हैं जिसको हम कुछ को हम लैटिट्यूड बोलते हैं, कुछ को हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो ये सारे रेखाओं को रेफरेंस मानते हुए ये सारे कैलकुलेशन ऊपर से कौन सी जगह कौन सी देश कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेटेड है, कौन सी शहर कौन सी शहर दुनिया के अंदर कौन सी जगह पे लोकेटेड है। मान लीजिए भारत के अंदर जो न्यू दिल्ली शहर है, जो बॉम्बे शहर है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ये सारे चीज़ कैलकुलेशन करने के लिए, और किसी भी देश का साइज और उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये सारे चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसी रेफरेंस को बनाने के चक्कर में इंसानों ने धरती के ऊपर यानी ग्लोब के ऊपर काल्पनिक बहुत सारे रेखाएं खींचे। तो ये सारे जो रेखाएं हैं ये दो तरीके का होता है। कुछ रेखाएं हॉरिजॉन्टल रेखा मिलेगा हमें, जैसे कि ये वाला, जैसे कि मान लीजिए ये सारे जो रेखाएं हैं हम ये ग्लोब के ऊपर हॉरिजॉन्टल वे में है। हॉरिजॉन्टल यानी मान लीजिए लेटा हुआ, एक के साथ दूसरा जो है पैरेलल है, ये कभी किसी को छेद नहीं करता वो, और ये ऐसे सिर्फ स्ट्रेट रहता है ऐसे नहीं है, ये धरती का चक्कर भी लगाता है। ये सारे रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा है ये पूरे पृथ्वी को ऐसे सर्कल करके घिरा हुआ रहता है। तो अब इसमें से जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, यानी ये जो ग्लोब के एकदम बीचों बीच जो ये डॉटेड लाइन हमें दिख रहा है ना, ये जो डॉटेड लाइन है इसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री बोलते हैं इसका जो नाम है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसको हम रेफरेंस एकदम बेसिक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इसी लाइन के हिसाब से ग्लोब को यानी दुनिया को, धरती को इंसानों ने 2 हिस्सों में बांटा है। कैसे? ये जो लाइन है हम ये मानते हैं कि ये जो लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ये एग्जैक्ट धरती के जो सेंटर है उसके थ्रू एंड थ्रू जाता है और धरती को दोनों हिस्सों में 2 इक्वल हाफ में बांटता है। दोनों इक्वल हाफ क्या है? ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है इसके ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका नीचे वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी जो देश इस लाइन यानी इस 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर के जो लाइन है इसके ऊपर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, और जो देश ये 0 डिग्री इक्वेटर के नीचे है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। तो हमारे भारत अगर हम लोग देखें, हमारे भारत का जो पूरा जो लैंड एरिया है ये जो इक्वेटर है उसके ऊपर है यानी नॉर्दर्न हाफ में है। तो इसको हम इसीलिए हम बोले इसीलिए किताब के अंदर ये लिखा गया है भारत देश जो है वो एक विशाल देश है और ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। ये हो गया पहला पॉइंट, हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं लैटिट्यूड पे, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक।
तो देखिए ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर। अब इससे हर एक डिग्री ऊपर, यानी मान लीजिए जैसे कि इसको रेफरेंस में मानते हुए हमें ऐसे करके बहुत सारे लैटिट्यूड हमने खींचा है। ये ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता है, ये पृथ्वी को सर्कल करके ये रहता है। ऐसे करते हुए जब ये सर्कल ये हो गया हम लोगों का ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, और इसको ऊपर सर्कल करते हुए ऐसे बहुत सारे लैटिट्यूड हमने बनाया है, हमने खींचा है। अच्छा, इससे 1 डिग्री ऊपर जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड, यानी इक्वेटर से 1 डिग्री ऊपर जो लैटिट्यूड है उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री लैटिट्यूड, उसके 1 डिग्री और यानी 2 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे करते हुए हमें यहाँ से पहला खींचा, इसको हम 1 डिग्री लैटिट्यूड बोले, फिर दूसरा 2 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे तीसरा करके 30 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे करते हुए हम ऊपर नॉर्थ पोल तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक हम टोटल 90 यानी 90 लैटिट्यूड की रेखाएं खींचेंगे। यानी यहाँ से 1 डिग्री 1 2 डिग्री करते 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 यहाँ पर 90 डिग्री तक आ गया। जो 90 डिग्री का होगा वो जो 90 डिग्री यानी एकदम नॉर्थ पोल में जो लैटिट्यूड होगा वो ऐसा सर्कल नहीं होगा, क्योंकि ये सर्कल छोटा होते 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 जितना हम नॉर्थ के साइड में जाएंगे इक्वेटर से उतना सर्कल छोटा होता जाएगा। छोटा होते होते यहाँ पे 90 डिग्री में जाके वो एक पॉइंट बन जाता है। तो इक्वेटर से हम धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे जब नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये सर्कल का साइज छोटा होता जाएगा और टोटल हम 90 ऐसे 90 जो लैटिट्यूड है वो हिसाब करते हैं इक्वेटर से नॉर्थ तक। और ठीक ऐसे ही इक्वेटर से जब हम नीचे साउथ के ओर जाते हैं तब भी टोटल 90 लैटिट्यूड काउंट होता है। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड्स है उसके पीछे हम क्या लिखते हैं कि इक्वेटर से अगर मान लीजिए हम ऊपर गए, इक्वेटर से ऊपर गए 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो इसके पीछे हम क्या लिखेंगे 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे हम जब इक्वेटर से नीचे यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तब हम लिखेंगे 1 डिग्री साउथ नॉर्थ लैटिट्यूड, 2 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऐसे करते हुए हम यहाँ पे 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक आएंगे और ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाएंगे। ये हो गया लैटिट्यूड का हिसाब। तो लैटिट्यूड का हिसाब हमें समझ में आ गया जो एग्जैक्ट पॉइंट है। और ये जो लैटिट्यूड है ये टोटल कितना हो गया, तो टोटल ऊपर 90 नीचे 90, ऊपर 90 नीचे 90 यानी 180 लैटिट्यूड हो गया। अब हमें ये समझनी है यहाँ पे क्यों बोला गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक भारत का एक्सटेंड है। तो ये जो लैटिट्यूड से जो हम एक्सटेंड निकालेंगे ये भारत का वर्टिकल एक्सटेंड होगा, यानी भारत नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंड, कितना लैटिट्यूड के अंदर बसा हुआ है, कितना उसका एक्सटेंड है, वो हम इसी पॉइंट से समझेंगे। तो देखिए अगर इस फोटो को हम लोग साफ कर लेते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा। और हाँ, एक चीज़ हमें और भी याद रखनी है ये कि देखिए ये जो इक्वेटर है ये थ्रू एंड थ्रू पृथ्वी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, यानी इक्वेटर जो है वो सेंटर से जाता है, पृथ्वी का जो सेंटर है वहाँ से जाता है, पास होता है। तो अब अगर मान लीजिए हमने बोला कि किसी दिल्ली जो शहर है वो मान लीजिए एजम्पशन कर लीजिए 20 डिग्री आपका 20 नहीं 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में स्थित है, बस हाइपोथेटिकली। तो ये समझ में आएगा, तो जब हम 25 डिग्री या तो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे तो इसका मतलब ये हुआ अगर सेंटर से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक हम मतलब 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक रेखा खींचे और उसके साथ जो इक्वेटर है इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यानी अगर हमने बोला कि कोई जगह 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे स्थित है तो यानी उस जगह से अगर पृथ्वी का सेंटर तक एक लाइन हमने खींचा, वो लाइन और इक्वेटर का जो लाइन है ये दोनों मिलके 30 डिग्री एंगल बनाता है।
ठीक ऐसे ही अगर हमने बोला कि 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में कोई जगह स्थित है, इसका मतलब ये हुआ उस जगह से एक रेखा अगर पृथ्वी की जो सेंटर है वहाँ तक खींचा गया, उस रेखा के साथ जो इक्वेटर है, इन दोनों मिल के टोटल 45 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। तो ये हो गया लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब हम समझेंगे भारत का एक्सटेंड लैटिट्यूड के हिसाब से, यानी भारत का नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंडेड है वो समझेंगे। तो पहले हमने ये देखा, ये जो इक्वेटर है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इक्वेटर वाला जो है वो है 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, तो इक्वेटर से ठीक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हम एक डिग्री ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे, फिर थोड़ा और जाएंगे 1-2 डिग्री पे तो 2 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे। तो ऐसे करते हुए जब 8 डिग्री लैटिट्यूड आ जाता है, वहाँ से भारत का जो साउदर्न पॉइंट है वो शुरू हो जाता है, यानी कन्याकुमारी टच कर लेता है यहाँ पे। तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है वो यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे 4 मिनट क्यों बोला गया है, अब हमें समझना है 2 लैटिट्यूड के अंदर, मतलब मान लीजिए ये हो गया 1 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर हो गया 2 डिग्री लैटिट्यूड। तो 2 लैटिट्यूड के बीच में और भी लैटिट्यूड रहता है जिसको हम मिनट से काउंट करते हैं, क्योंकि यानी 1 डिग्री लैटिट्यूड और 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में बहुत सारे और भी लैटिट्यूड का रेखाएं है, लैटिट्यूड की रेखाएं है जिसको हम मिनट से काउंट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला गया है ये 8 डिग्री 4 मिनट, यानी ये 8 नंबर लैटिट्यूड तो है ही, ये हो गया 8 नंबर लैटिट्यूड, 8 डिग्री लैटिट्यूड। इससे और थोड़ा आगे यानी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट करके जो एग्जैक्ट लोकेशन है भारत का जो साउदर्न पॉइंट का वो शुरू हो जाता है। तो वहाँ से हम नॉर्थ तक अगर जब जाएंगे, यहाँ तक जो कश्मीर का जो अंतिम जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, कश्मीर का अंतिम पॉइंट वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे, यानी यहाँ से जो लाइन गुजरता है लैटिट्यूड का वो कौन सा है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का लाइन। भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए ये हर एक लैटिट्यूड नॉर्थ, इसको पीछे हम नॉर्थ लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो भारत का जो लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, यानी नॉर्थ से साउथ तक कितना एक्सटेंट ये फैला हुआ है, कौन सी लैटिट्यूड के बीच में ये फैला हुआ है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम आएंगे लॉन्गिट्यूड में। पहले हम ये समझेंगे ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो ये भी इमेजिनरी यानी काल्पनिक लाइनें हैं, ये लॉन्गिट्यूड हम किसको बोलते हैं। देखिए, अगर ये तो हम पहले क्या देखें, जो लैटिट्यूड जो देखें वो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो पीछे पृथ्वी को सर्कल करते हुए रहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम लॉन्गिट्यूड्स को देखेंगे। लॉन्गिट्यूड क्या है, देखिए पृथ्वी का एकदम ऊपर वाला जो हिस्सा है, एकदम ऊपर का जो पॉइंट है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और नीचे वाले जो एकदम अंतिम पॉइंट है पृथ्वी का यानी हमारे ग्लोब का वो है साउथ पोल। तो अब लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं है वो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल को जोड़ता है, यानी वो वर्टिकल रेखाएं है। जो लैटिट्यूड थे वो हॉरिजॉन्टल थे, एक दूसरे के साथ पैरेलल्स थे, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स है ये वर्टिकल रेखाएं है जो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल को जोड़ता है। तो ये रेखाएं कैसे है, ये जो हमें अब ये जो रेखाएं दिख रहा है ना लंबा लंबा, ये सारे हैं लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकल रेखाएं है जो नॉर्थ पोल में शुरू होता है और साउथ पोल में आके खत्म होता है। ये हर एक रेखा है नॉर्थ पोल में शुरू होकर साउथ पोल में आके खत्म होता है। तो इसमें भी हमें एक शुरुआत का जो रेफरेंस रेखा चाहिए। जैसे कि हम जब लैटिट्यूड काउंट किए थे तब शुरू कहाँ से किए थे, 0 डिग्री इक्वेटर से, 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर से। तो लॉन्गिट्यूड जब हम देखेंगे उसमें भी एक 0 डिग्री है। वो 0 डिग्री कौन सा है, वो 0 डिग्री है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कि यूनाइटेड किंगडम का जो ग्रीनिच शहर है उस शहर के ऊपर से ये खींचा गया है। वो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल को कनेक्ट करता है। तो इसको हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पकड़ते हैं। और इसके साथ इस रेखा के ईस्टर्न साइड पे, यानी इस रेखा के सामने वाले हिस्से में, मतलब ईस्टर्न साइड में टोटल 180 ईस्ट तक 180 लॉन्गिट्यूड खींचा गया है, और वेस्टर्न साइड पे यानी इस तरफ टोटल 180 वेस्ट यानी 180 वेस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड खींचा गया है।
तो टोटल कितना लॉन्गिट्यूड हुआ, यानी 360 लॉन्गिट्यूड हुआ। ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसके सामने वाले हिस्से को हम ईस्ट बोलेंगे, ईस्टर्न हाफ बोलेंगे ग्लोब का, और पीछे वाले हिस्से को वेस्टर्न हाफ बोलेंगे ग्लोब का। तो ईस्टर्न हाफ में 180 लॉन्गिट्यूड्स है, वेस्टर्न हाफ में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स है। तो अब भारत कहाँ पे है? भारत देखिए, ये अगर लाइन हम खींचे इसके सामने वाली, यानी ईस्टर्न पोर्शन में है, ईस्टर्न हाफ में। भारत का जो पूरा का पूरा लैंड मास है वो इस प्राइम मेरिडियन का ईस्टर्न साइड में है। तो इसीलिए हम जब लॉन्गिट्यूड में हम देखेंगे, भारत का जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट जो है वो ईस्ट में है, और 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो भी ईस्ट में है, यानी भारत देश पूरा का पूरा ईस्टर्न हाफ में है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब हम देखेंगे, देखिए ये हो गया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। यहाँ से पहले आएंगे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऐसे करते हुए 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड आएगा। फिर करते हुए हम 68.7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जब आएंगे, तब यहाँ पे गुजरात का ये एकदम एक्सट्रीम जो वेस्टर्न पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मतलब यानी भारत का जो वेस्ट से ईस्ट मतलब अरुणाचल, जहाँ पे गुजरात का एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट और अरुणाचल का एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट, इन दोनों ये दोनों यानी गुजरात का जो एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट ये कहाँ से शुरू होता है? ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होता है, और अरुणाचल का जो एक्सट्रीम ईस्टर्न जो पोर्शन है वो कहाँ पे ख़त्म होता है? वो ख़त्म होता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे। यानी यहाँ से यहाँ तक भारत का जो एक्सटेंशन है वो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, ईस्ट से वेस्ट से ईस्टर्न एक्सटेंशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। अब देखिए वो जैसे हम लैटिट्यूड में बोले कि हर 2 लैटिट्यूड 1 डिग्री और 2 डिग्री, हर 2 लैटिट्यूड के बीच में बहुत सारे और भी लैटिट्यूड्स रहते हैं जिसको हम मिनट से काउंट करते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। ऐसे लॉन्गिट्यूड के भी बीच में हर एक 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ये प्राइम मेरिडियन, उसके बाद 1 डिग्री पे एक हुआ, 2 डिग्री पे हुआ, तो 1 से 2 डिग्री के बीच में बहुत सारे और भी लॉन्गिट्यूड है जिसको हम मिनट से काउंट करते हैं। इसीलिए ये 68 डिग्री 7 मिनट बोला गया है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये 2 लॉन्गिट्यूड बोला गया है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भारत का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन और लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंशन है वो कितना है, कहाँ पे है, ये सारे चीज़ हमें समझ में आ गया। तो पहला जो 3-4 लाइन है ये हमें समझ में आ गया। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भारत है, उसका लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है और लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, हमें समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे उसके बाद वाले जो लाइन है उसमें क्या लिखा गया है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखिए लैटिट्यूड तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लैटिट्यूड को खींचा गया है धरती के ऊपर यानी ग्लोब के ऊपर। तो उनमें से कुछ लैटिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टेम्परेचर जोन को डिवाइड करने में काम आता है, फिर लोकेशन को हिसाब करने में काम आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है उसको हमें याद रखनी है। अगर ये देखिए, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री पे इक्वेटर, उससे ठीक ऊपर 23.5 डिग्री में मान लीजिए कुछ इस जगह पे एक लैटिट्यूड है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो लाइन है और उससे ठीक नीचे, मतलब अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में हम चले जाए तो 23.5 डिग्री पे एक लाइन गया है जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और 67.5 डिग्री पे एक लाइन जाता है, उसको अगर नॉर्दर्न हाफ में है तो उसको हम बोलते हैं आर्टिक लाइन, और जो साउदर्न हाफ में हो अंटार्कटिक लाइन। तो जो भी है, तो यहाँ पे हमें जानना है इसके बारे में, किसके बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड का जो लाइन है, ये लाइन भारत देश को लगभग इक्वल 2 हाफ में डिवाइड करता है, लगभग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। और भारत के ऊपर से टोटल मान लीजिए आप 8 स्टेट के ऊपर, ये 8 स्टेट्स के ऊपर से ये पास होता है। यानी मान लीजिए गुजरात के ऊपर से पास होता है, ये गुजरात हो गया, ये यहाँ पे गुजरात के ऊपर से पास होता है, फिर राजस्थान के ऊपर से पास होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश के ऊपर से पास होता है, झारखंड के ऊपर से वेस्ट बंगाल, ठीक है, उसके बाद ये त्रिपुरा, फिर मिजोरम,
इन टोटल 8 स्टेट के ऊपर से ये लाइन यहाँ से पास होता है। तो लगभग मान लीजिए ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत देश को टोटल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। ये हो गया, ये जो लाइन है यहाँ पे इसका मीनिंग कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ पार्ट्स। अब हम देखेंगे भारत की मैप को अगर हम देखें, भारत का ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अच्छा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में से ये कौन सा जगह है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है साउथ ईस्ट और ये क्या है साउथ वेस्ट। तो भारत के पास मेनलैंड को छोड़ के भी 2 आइलैंड और है, 2 आइलैंड्स है, आइलैंड की समूह है जो यहाँ पे कुछ है, जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पे है और यहाँ पे है लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये 2 जो आइलैंड है, ये जो अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है, ये भारत का जो मेन लैंड है इससे साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में है। अगर हम मैप में देखें तो ये हो गया साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन, ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये है और साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में लक्षद्वीप है। तो ये 2 आइलैंड के समूह भारत के पास है जो कि यहाँ पे बोला गया है। और ये जो भारत का जो साउदर्न जो हिस्सा है, ये जो साउथ का जो पोर्शन है, इसके दोनों साइड में 2 सीज है। अगर हम भारत की वेस्टर्न साइड में देखें तो है अरेबियन सी, मतलब ये वाला हिस्सा है अरेबियन सी और ये वाला हिस्सा है बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है और लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो अरेबियन सी के ऊपर है। तो ये हो गया, यहाँ पे ये स्टैंजा भी खत्म हो गया। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट के बारे में दिया गया है। उस पॉइंट में ये लिखा गया है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो 2004 में हम लोग सभी जानते हैं कि एक खतरनाक सुनामी आया था। उसके चलते क्या हुआ, भारत का जो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसका जो साउदर्न पॉइंट था जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट, वो समुद्र के नीचे सबमर्ज हो गया क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा हो गया और ये इंदिरा पॉइंट समुद्र के नीचे चला गया, सबमर्ज हो गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अब हम आते हैं भारत की साइज के बारे में। तो भारत का जो लैंड मास है हम पहले ही देख लिए, भारत का जो लैंड मास है बहुत ही बड़ा है। ये टोटल धरती के ऊपर जितना भी लैंड एरिया है उस लैंड एरिया का 2.4% एरिया भारत के पास है, 2.4% एरिया भारत के पास है। और उसका अमाउंट कितना है, उसका अमाउंट है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी भारत का जो लैंड एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है, जो टोटल जियोग्राफिक लैंड एरिया का 2.4% है। ये हो गया भारत का साइज। अब हम डिटेल में जाएंगे फिगर के अनुसार। अगर हम यहाँ पे देखें, इस फोटो को देखें, इस पिक्चर को, तो यहाँ पे हम पहले 7 देश जो साइज के हिसाब से जो पहला 7 देश है उसका नाम लिखा गया है। पहला हो गया सबसे बड़ा देश रशिया, उसके पास 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है कनाडा जिसके पास 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद है यूएसए जिसके पास 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद चाइना आता है, चाइना 4 नंबर पे आता है, उसके पास 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद ब्राज़ील आता है जिसके पास 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसके पास है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है 7वां नंबर पे हमारे भारत, प्यारे भारत। उनके पास, भारत के पास, हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया भारत के पास है। अब किताब ने क्या बोला, किताब ने ये बोला कि इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड, total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। यानी भारत का जो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर मतलब अगर भारत की मैप को अगर हम देखें तो भारत का लैंड बॉर्डर मतलब जहाँ से लैंड एरिया
किसी और देश का लैंड एरिया भारत के साथ जुड़ता है तो उसको हम बोलेंगे लैंड बॉर्डर। कैसे? ये देखिए, अगर गुजरात के साइड ये हम पकड़ ले, गुजरात के साइड ये अगर हम पकड़ ले, यहाँ पे है पाकिस्तान, ये सारे लैंड बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे है पाकिस्तान पहला देश, उसके बाद यहाँ पे है दूसरा देश अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान के साथ भारत का जो बॉर्डर है वो बहुत ही छोटा बॉर्डर है, लगभग 160 किलोमीटर का कुछ बॉर्डर है जिसको वाखान कॉरिडोर बोलते हैं। तो वो जो बॉर्डर है वो फिलहाल के टाइम में पीओके के अंडर है, यानी पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है पीओके। इसीलिए अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली फिलहाल के टाइम में कोई बॉर्डर हमारा है नहीं, लेकिन लीगली अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर है, वो है वाखान कॉरिडोर का बॉर्डर। जब हम पाकिस्तान से पीओके वापस लेंगे तब ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा लैंड बॉर्डर, मतलब दूसरा देश। उसके बाद आता है यहाँ पे चाइना यानी तिब्बत। तीसरा हो गया, यहाँ पे आ गया नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे फिर से चाइना आ गया क्योंकि अरुणाचल के साथ चाइना का बॉर्डर शेयर होता है, और यहाँ पे बांग्लादेश। तो यानी भारत का जो लैंड बॉर्डर है जो दूसरे देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो कितना लंबा है? वो है टोटल 15,200 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर। अब हम आएंगे कि कोस्ट लाइन कितना बड़ा है। देखिए, कोस्ट लाइन भारत का शुरू होता है यहाँ पे कच्छ से, कच्छ गुजरात के कच्छ के एरिया से, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ये लंबा वाला नीचे जाता है, फिर कन्याकुमारी को पार करके श्रीलंका के पास से ये पूरा का पूरा भारत का ये इतने से इतना तक। और इसके साथ अगर हम ये अंडमान निकोबार का जो कोस्ट लाइन है और लक्षद्वीप का जो कोस्ट लाइन है, इसको अगर जोड़ देते हैं, उसका अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनता है? 7,516.6 किलोमीटर का टोटल कोस्ट लाइन भारत का बनता है। ये समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें और भी समझनी है कि हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का तो देख ही लिए एक्सटेंड, अब हम किलोमीटर के हिसाब से देखेंगे। अगर गुजरात से जो गुजरात का जो एकदम वेस्टर्न पॉइंट है और हमारे भारत के जो अरुणाचल का जो ईस्टर्न पॉइंट है, इन दोनों के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है? 2,933 किलोमीटर ये डिस्टेंस है इसका। और नॉर्थ से साउथ तक यानी 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड तक कितना डिस्टेंस है? वो है 3,214 किलोमीटर का। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यानी 68.7 मिनट का जो लॉन्गिट्यूड है उससे 97 डिग्री 25 मिनट लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो है 2,933 किलोमीटर, और जो 37 डिग्री 6 मिनट का जो लैटिट्यूड है वहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड तक डिस्टेंस है 3,214 किलोमीटर। यानी भारत देश लंबाई में 3,214 किलोमीटर लंबा है और चौड़ाई में 2,933 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। तो नेक्स्ट स्टैंजा में किताब क्या बोल रहा है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टैंजा में इंडिया इज बाउंडेड बाय द योंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो ये किताब ये बोल रहा है कि इंडिया जो है भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व और नॉर्थ वेस्ट, ये तीनों तरफ से भारत के जो नॉर्थर्न साइड है ये योंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। योंगफोल्ड माउंटेन यहाँ पे किसको बोल रहा है? यहाँ पे हिमालय को योंगफोल्ड माउंटेन बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए योंगफोल्ड माउंटेन मतलब ये ऐसा नहीं है कि 2-3 साल पहले ही ये हिमालय पैदा हुआ है, हिमालय बन के बाहर निकला है, ऐसा नहीं है। ये योंगफोल्ड इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि धरती के अंदर बाकी जो माउंटेन रेंजेस है ये सारे रेंज हिमालय से पहले बना हुआ है। मतलब अगर धरती का उम्र अगर हम लोग देखें, धरती का जो एज है तो उसी हिसाब से हिमालय यंग है। आज से लाखों दर साल पहले हिमालय बन चुका था, लेकिन ये बाकी जो माउंटेन रेंज है वो हिमालय से भी पहले बना हुआ है, इसीलिए हिमालय को योंगफोल्ड माउंटेन बोला गया है इधर। और हिमालय का अभी भी
अभी भी हिमालय का जो हाइट है, जो दो प्लेट जहाँ पे हिमालय है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो ये दो प्लेट अभी भी हिलता है, अभी भी मूवमेंट होता है इन दो प्लेटों का। इसीलिए हिमालय का जो हाइट है वो अभी भी हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है, तो उनका हाइट में चेंज आता है हर एक साल। तो इसीलिए हिमालय को यहाँ पे योंगफोल्ड माउंटेन बोला गया है। और ये जो योंगफोल्ड माउंटेन यानी हिमालय भारत के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में भी है, नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी है। तो अगर हम मैप में देखें तो हिमालय कहाँ से शुरू हुआ है, हिमालय यहाँ से शुरू हुआ है। कहाँ से, मतलब ये पोर्शन में भी हिमालय है, यहाँ पे भी हिमालय है, यहाँ से ये आते हुए यहाँ तक ये पूरा हिमालय, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। तो हिमालय भारत के नॉर्दर्न साइड के तीनों ओर हिमालय है, यानी योंगफोल्ड माउंटेन है। तो अब उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद ये बोला गया कि साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंडेड टुवर्ड द इंडियन ओशन, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east। तो ये स्टैंजा में ये बोला गया कि अगर भारत की मैप को अगर हम देखें, जब ये तो हो गया 24-22, ये हो गया 20 वाला लैटिट्यूड, ये हो गया 20 वाला लैटिट्यूड, और इसके ठीक ऊपर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से निकलता है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से क्या हो जाता है, भारत का जो भूखंड है वो टैपर्ड होना चालू हो जाता है। टैपर्ड मतलब ये ऐसा, तो ये टैपर्ड होना चालू हो जाता है, और टैपर्ड होकर क्या करता है, ये समुद्र इंडियन ओशन जो है उसके बीच में से घुस जाता है। ऐसा है, देख के ऐसा लगता है कि इंडियन ओशन को, ये जो टैपर्ड एरिया है भारत का साउदर्न एरिया, ये इंडियन ओशन को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक हो गया बे ऑफ बंगाल में, दूसरा हो गया अरेबियन सी में। यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि इट बिगिंस टू टैपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन की तरफ ये टैपर होकर एक्सटेंड हो गया, और डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, दो सीज में इसको बांट दिया। वो दो सीज क्या क्या है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में अगर देखें, ये हो गया वेस्ट साइड, इसमें है अरेबियन सी, ये हो गया ईस्ट साइड, यहाँ पे हो गया बे ऑफ बंगाल। तो दो सी में ये बांट दिया गया। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री। यहाँ पे ये बोला गया, अगर हम टोटल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का अगर एक्सटेंट देखें, देखिए यहाँ से 8 डिग्री से 37 डिग्री तक, लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ये लैटिट्यूड का एक्सटेंट है भारत का, मेनलैंड का। तो ये जो एक्सटेंट है, ये एक्सटेंट को अगर हम 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट को अगर माइनस करें, तो हमें लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड का एक्सटेंट मिलता है हमें। ऐसे ही अगर हम लॉन्गिट्यूड के मामले में भी देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट से अगर हम 68 डिग्री 7 मिनट को अगर माइनस कर देते, तब भी लगभग 30 के आसपास हमें लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है एक्सटेंट का, वो देखने को मिलता है। यानी भारत यहाँ से यहाँ तक, ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक जो लॉन्गिट्यूडिनल जो डिफरेंस है वो भी 30 डिग्री का है, और नॉर्थ से साउथ तक जो लैटिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है वो भी 30 डिग्री का है। ये समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बोला गया, ये यहाँ पे हो गया। अब क्या देखेंगे, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, हेंस टाइम along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken the standard time for the whole country। यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये क्यों बोला गया। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गुजरात और अरुणाचल, गुजरात कहाँ पे है, गुजरात है एकदम हमारे वेस्ट साइड पे गुजरात, ये हो गया, अरुणाचल कहाँ पे है, एकदम ईस्ट साइड पे भारत की। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गुजरात और
अरुणाचल, ये दो जगह जो है, इन दो जगहों के बीच में 2 घंटे का टाइम गैप है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया। तो ये टाइम गैप जो है, ये टाइम गैप 2 घंटे का क्यों है? देखिए, धरती गोल है, ऊपर से धरती अपने चारों ओर, मतलब अपने एक्सिस के ऊपर वेस्ट से ईस्ट तक घूम रहा है, वेस्ट से ईस्ट में घूम रहा है, और घूमते घूमते वो सूरज का भी चक्कर काट रहा है। तो अब सूरज का जो रोशनी है, इसके चक्कर में क्या होता है, जो ईस्टर्न पोर्शन होता है हर एक देश का, उसमें ईस्टर्न साइड में पहले उगता है, पहले उसमें सूरज का सनराइज होता है, फिर जो वेस्टर्न साइड जो होता है उसमें बाद में होता है। तो ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल जो डिस्टेंस है, इसमें देखिए, तो पृथ्वी जब अपने चक्कर लगाता है, अपने एक्सिस के पूरा चक्कर, तो वो 360 डिग्री घूमता है, और वो 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में। 24 घंटे के अंदर वो 360 डिग्री घूमता है। तो यानी अगर हम 1 डिग्री घूमने का कैलकुलेशन निकालें कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस जब पृथ्वी घूमता है, उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें लगता है 4 मिनट। क्योंकि 24 घंटे में अगर 365 डिग्री घूम रहा है पृथ्वी, तो 1 घंटे में कितना घूम रहा है? 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाई 24, अगर इसको करेंगे तो हमें मिलेगा कि 15, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री वो घूम रहा है। तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम रहा है। तो अगर हम 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट टाइम लगता है। तो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है हमारे यहाँ से, अरुणाचल से गुजरात तक। तो क्या हो गया? तो 30 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना? 3 × 4 12, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो यही 2 घंटे का डिफरेंस यहाँ से आता है। अरुणाचल में अगर मान लीजिए सुबह 4 बजे सूरज उग गया, तो वही चीज़ गुजरात में सुबह 6 बजे होगा। लेकिन ये जो दिक्कत है, ये 2 घंटे का जो टाइम का जो प्रॉब्लम है, ये वहाँ पे पहले हो जाता है, यहाँ पे इसी गुजरात में बाद में होता है। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया? हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइमलाइन खींच दिया। भारत की भूखंड जो है मेनलैंड, उसके ठीक बीचों बीच से कहाँ से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, उसके थ्रू एक स्टैंडर्ड मेरिडियन खींच दिया गया। और वो कौन सी शहर के ऊपर से गया? वो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जो शहर है, जिसके ऊपर वेब सीरीज भी बना है, उसी शहर से ऊपर से वो निकल गया। अब निकलने के बाद क्या हुआ? निकलने के बाद ये बोला गया कि भारत का जो टाइम है पूरे देश के अंदर यही 82 डिग्री 30 मिनट पे जो प्राइम स्टैंडर्ड मेरिडियन जो निकला है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन भारत का निकला है, इसी लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो टाइम होगा, वही टाइम पूरे देश के ऊपर लागू होगा। यानी अरुणाचल में भी जब सुबह 6 बजेंगे, तो गुजरात में भी सुबह उसी टाइम में सुबह 6 बजेंगे। चाहे गुजरात में सूरज थोड़ा सा बाद में निकले, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम सेम ही होगा। भारत के भूखंड के अंदर हर जगह पे टाइम सेम ही होगा। तो यही चीज को इस स्टैंजा में बोला गया है। The latitudinal extent influence the duration of the day and night as one moves from south to north. तो अब यहाँ पे एक चीज हमें और भी समझनी है, क्या है वो चीज ये है कि अगर दुनिया की मैप अगर देखें हम लोग, तो दुनिया के मैप में ये हो गया आपका इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास जो होता है, यहाँ पे दिन और रात का जो टाइम होता है वो इक्वल होता है। यानी 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है पूरे दिन में। तो ये इक्वेटर के आसपास के इलाके में ऐसा होता है। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ के तरफ जाना चालू कर देंगे, और या तो इक्वेटर से साउथ के तरफ आना चालू कर देंगे, तो क्या होगा? तो जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, उसमें रात दिन का डिफरेंस आएंगे। कैसे? जब हम इक्वेटर से और थोड़ा सा नॉर्थ यानी इंडिया में आएंगे, इंडिया के अगर हम साउदर्न पोर्शन में देखेंगे, तो हम देखेंगे वहाँ पे पूरे दिन 24 घंटे के अंदर गर्मी के टाइम में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है। यानी मान लीजिए 24 घंटे में से 15 घंटा दिन हो गया, बाकी बचा 9 घंटा रात हो गया। तो ये चीज़ अब फिर अगर विंटर आया,
तो रात ज़्यादा हो जाता है, 15 घंटा रात हो जाता है, सूरज पहले पहले डूब जाता है, बहुत पहले डूब जाता है, और दिन का जो साइज है वो छोटा हो जाता है विंटर के टाइम में। तो ये चीज़ जितना हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे उतना ये और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता चला जाएगा, और जितना साउथ की तरफ जाएंगे यही चीज़ और प्रोमिनेंट होता जाएगा। तो लेकिन इक्वेटर के आसपास ये एकदम इक्वल रहता है, दिन का साइज और रात का साइज 12-12 घंटा रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जितना हम लैटिट्यूडिनल जो एक्सटेंड है वो इन्फ्लुएंस क्या करता है, दिन और रात की इन्फ्लुएंस करता है, और लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंड है वो क्या इन्फ्लुएंस करता है, वो टाइम का इन्फ्लुएंस, टाइम के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे किताब ने समझाया हमको। तो ये हो गया, ये यहाँ पे जो टाइम का जो प्रॉब्लम, टाइम और जो डे एंड नाइट का जो हिसाब है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत के साथ बाकी दुनिया का क्या रिलेशन है। तो रिलेशन क्या है, द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। तो अगर हम एशिया का कॉन्टिनेंट देखें, एशिया का अगर कॉन्टिनेंट देखें हम लोग, एशियन कॉन्टिनेंट, तो एशियन, ये हो गया एशियन कॉन्टिनेंट। तो एशियन कॉन्टिनेंट का जो एकदम साउथ का जो एक्सटेंड है वो है इंडिया, क्या करता है वो साउथ का जो एक्सटेंड है साउथ की तरफ एक्सटेंडेड है। और अगर हम एशिया के कॉन्टिनेंट को देखें तो इसका एकदम ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये ईस्टर्न साइड हो गया। तो भारत कहाँ पे है, ईस्ट और वेस्ट के एकदम बिल्कुल बीच में है। तो यानी भारत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है, भारत बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है। एंड द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो अब देखिए इंडिया का जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, वो एकदम मिडिल में है, यानी एशिया का जो पूरा का पूरा एशिया महादेश है उसका एकदम मिडिल पोर्शन में, मिडिल में इंडिया है। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया अगर मान लीजिए यूरोप से किसी जहाज को भारत आना है तो वो यूरोप से निकलेगा, फिर यहाँ से सुएज कैनाल को क्रॉस करेगा, क्रॉस करते हुए यहाँ से सीधा आ जाएगा भारत तक। यूरोप से निकलेगा, सुएज कैनाल क्रॉस करके, रेड सी क्रॉस करके ये भारत तक आएगा। अगर मान लीजिए इस जहाज को जाना है फिलीपींस तो भी वो यही रास्ते से आएगा भारत तक, उसके बाद यहाँ से क्रॉस करके स्ट्रेट ऑफ मालाक्का को क्रॉस करके फिलीपींस जाएगा। यानी और चाइना से किसी जहाज को अगर यूरोप जाना है तो उल्टा इसी रास्ते से अंडमान निकोबार को क्रॉस करके, इंडियन ओशन को क्रॉस करके, या रेड सी को क्रॉस करके, सुएज कैनाल को क्रॉस करके यूरोप जाएगा। तो यानी आप यूरोप से ईस्ट एशिया आइए, ईस्ट एशिया से यूरोप जाइए, या तो रशिया से भारत आइए, भारत से रशिया जाइए, चाइना से बिजनेस जो भी है, जो इंडियन ओशन के ऊपर जो भी बिजनेस होता है, जो भी ट्रेड रूट है, वो सारा ट्रेड रूट के ऊपर इन्फ्लुएंस कौन रखता है, क्योंकि भारत इंडियन ओशन के अंदर एक्सटेंडेड है, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूडेड इन द इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact to West Asia, Africa, Europe and Western coast and Southeast and East Asia from Eastern coast। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से भारत से आसानी से हम अफ्रीका पहुंच सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, यहाँ पे ईस्ट एशिया कंट्री में जा सकते हैं, वहाँ से घूम के चाइना जा सकते हैं। तो भारत का लोकेशन इंडियन ओशन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक, प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट लाइन को पकड़ लें तो यहाँ से बहुत ही आसानी से जो साउथ ईस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे पहुँच सकते हैं हम, और अगर वेस्टर्न कोस्ट को पकड़ लें तो हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सुएज कैनाल पार करके यूरोप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये सारे चीज़ भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये भारत को ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है। नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean। इसी के वजह से देखिए भारत का जो पोजीशन है इंडियन ओशन के ऊपर, अगर हम लोग देखें सही से तो भारत का जो कोस्ट लाइन है ये इतना बड़ा है कि इंडियन ओशन के ऊपर कोई भी और देश का कोस्ट लाइन इतना लंबा, इतना बड़ा नहीं है। देखिए भारत का कोस्ट लाइन यहाँ से शुरू होता है, लगभग 7,000 के आसपास, 7,500 के आसपास कोस्ट लाइन, किलोमीटर के आसपास कोस्ट लाइन है भारत का, जो इंडियन ओशन के ऊपर सबसे लंबा किसी देश का
कोस्ट लाइन है, इसीलिए ये जो ओशन का नाम भी पड़ा इंडिया के नाम के ऊपर, इंडियन ओशन। फिर क्या, सिंस द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोप हैज बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर। देखिए पहले क्या था, पहले ये था कि अगर यूरोप से, देखिए जब यहाँ पे सुएज कैनाल है, ये सुएज कैनाल पहले नहीं था, ये 1860 जो हमने देखा 1868 पे ये 1869 पे ये चालू हुआ। तो उससे पहले क्या होता था, उससे पहले यूरोप को अगर किसी जहाज, यूरोप से किसी जहाज को लेके इंडिया आना है तो ऐसे अफ्रीका को घूम के नीचे से ऐसे आना पड़ता था। तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा किलोमीटर क्रॉस करना पड़ता था। जब से सुएज कैनाल बन गया उसके बाद से लगभग 7000 किलोमीटर का जर्नी घट गया, यानी 7000 किलोमीटर हमें कम ट्रैवल करना पड़ता है। यूरोप से इंडिया आओ और या तो इंडिया से यूरोप जाओ जहाज़ों से। तो ये हो गया, ये स्टैंजा, ये पेज भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं इसके बाद वाले पेज में, जहाँ पे है, जहाँ पे क्या लिखा गया, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड have continued through ages, but her relationships through the land route are much older than other maritime contacts। देखिए दुनिया में पहले तो ये सारे जो आज के टाइम में ज़्यादातर जो ट्रेड रूट है वो समुंदर के ऊपर से जाता है। तो जब ये समुंदर का जो ट्रेड रूट जब डिस्कवर नहीं हुआ था, तब के टाइम में भी इंडिया के साथ बाहर के देशों का लैंड रूट के थ्रू सारे रिलेशन था। लैंड रूट के थ्रू बिजनेस भी होता था, लैंड रूट के थ्रू मिडिल ईस्ट से लोग इंडिया आते थे, इंडिया से लोग चाइना जाते थे, चाइना से इंडिया आते थे, इंडिया से निकल के यूरोप, रशिया होके यूरोप निकल जाते थे। तो ये सारे चीज़ लैंड बॉर्डर के थ्रू होता था, लैंड के थ्रू होता था पहले। ये लैंड के थ्रू कैसे होता था, देखिए इंडिया का जो नॉर्थर्न जो साइड है, यहाँ पे पहाड़ है, हिमालय है, तो पहाड़ के बीच में बहुत सारे पास होता था, जो पासेस बोलते हैं जिसको, उसी पासेस के थ्रू ये बिजनेस सारी चीज़ होता था। तो इसके वजह से क्या है, बहुत सारे एंशियंट ट्रैवलर्स जो है वो इंडिया आए थे इन्हीं सारे पासेस को क्रॉस करके। वाइल द ओशन रेस्ट्रिक्ट सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि ओशन के थ्रू तब ओशन के ऊपर जहाज लेके जाने का जो टेक्नोलॉजी है वो तब इन्वेंशन उसका नहीं हुआ था, इसीलिए लैंड रूट के थ्रू ही सारे बिजनेस होते थे। तो दिस रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कमोडिटीज ऑफ एंशियंट टाइम एंड, तो ये सारे रूट के थ्रू बिजनेस भी होता था। तो हमारे कॉमन जो सामान है वो विदेश में जाके बेचा जाता था, विदेश का सामान हमारे देश में आके बेचे जाते थे। तो ये सारे चीज़ तब होता था। और ये जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो उस जगह का जो कल्चर है, जो वहाँ का रहने वाले लोगों का जो कल्चर, जो सोच है, वो सारे चीज़ वो अपने अंदर थोड़ा बहुत एडप्ट करेंगे, फिर अपने जगह पर लेके जाएंगे। तो ऐसे ही तो भारत का जो उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र, ये सारे जो इनका जो आइडियाज़ है, ये भी भारत से उन सारे लोगों के साथ बाहर चला गया, बाहर में जाके फैल गया। फिर भारत का जो डेसिमल सिस्टम है, जो न्यूमेरिकल्स, इंडियन न्यूमेरिकल्स जो सिस्टम जो है, न्यूमेरिकल्स जो है, ये सारे बाहर में फैल गया। ऊपर से भारत का जो स्पाइसेस है, मुस्लिम है, फिर जो अदर और जो बिजनेस का जो कम्युनिटीज़ है, ये सारी चीज़ भारत से बाहर सेल हुआ। तो भारत का जो कल्चर है, भारत के लोगों की जो सोच है, भारत का जो सामान है, वो भी दुनिया भर में पहुंचा। यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और बाहर से हमने क्या एडप्ट किया, जो ग्रीक स्कल्पचर का जो पैटर्न है, जो इन्फ्लुएंस है, वो हमने एडप्ट किया, बाहर से हमारे देश के अंदर आए। जो आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, वो बाहर डोम बाहर में, जो एक्चुअली यूरोप और यूरोप के साइड में जो डोम जो स्ट्रक्चर है, जो हम मंदिर के ऊपर भी कभी कभार डोम देखते हैं, ज़्यादातर मस्जिद के ऊपर देखते हैं, ये सारे सेंट्रल एशिया, सारे यूरोप से भारत के अंदर आया। चर्च का जो स्ट्रक्चर होता था, आर्किटेक्चर होता था, ये यूरोप से भारत के अंदर आया। ये सारे चीज़ हमने, कुछ कल्चरल चीज़ भारत से बाहर गया, कुछ हमने बाहर से भारत में आए। ये सारे चीज़ धीरे धीरे करके भारत और दुनिया के साथ ये जो रिलेशन था, ये पहले से लैंड रूट के थ्रू एस्टेब्लिश था। यही चीज़ इस पैराग्राफ में बोला गया है। अब आते हैं इंडियाज नेबर। अब इंडिया का नेबर रूट जो है उसको देखेंगे। इंडिया का नेबर रूट में क्या क्या है, देखिए, इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजिशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया मतलब एशिया का
साउथ। देखिए एशिया, एशिया एक बहुत बड़ा महादेश है। ये हो गया वेस्टर्न साइड ऑफ एशिया यानी वेस्ट एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, ये हो गया सेंट्रल एशिया, और ये हो गया साउथ एशिया, जहाँ पे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सारे, म्यांमार, ये सारे लगभग अब साउथ एशिया का, साउथ एशियन कंट्री है। और ये यहाँ पे जो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये सारे जो है ये साउथ एशियन कंट्री है। इंडोनेशिया, मैनिला, साउथ ईस्ट एशियन, सॉरी साउथ ईस्ट, ये ईस्ट एशिया हो गया तो ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ एशिया में भारत है, और यही यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर इंडिया जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा हुआ है। तो इंडिया के अंदर क्या है, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 अलग अलग स्टेट है जो और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये हो गया भारत। अब भारत की नेबर रूट, मतलब भारत के आसपास कौन सी देश कहाँ पे है। देखिए भारत लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। देखिए भारत लैंड बॉर्डर जो है वो, अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न साइड अगर देखें, नॉर्थ वेस्टर्न साइड मतलब ये भारत का ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो साइड है इसमें हमें 2 नेबर हमें देखने को मिलता है। एक हो गया पाकिस्तान, इनके साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे के साथ पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर होता है। और यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ भी शेयर होता है। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट जो नेबर्स है वो कौन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और चाइना, नेपाल और भूटान, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ पोजीशन में है, क्योंकि भारत का नॉर्थ हो गया ये, यहाँ पे तिब्बत है जो कि चाइना में आता है आज के टाइम में, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये सारे हमारे नॉर्थ में है। समझ में आ गया। अब हम देखेंगे म्यांमार और बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्टर्न साइड में क्या है, ईस्टर्न साइड मतलब ये साइड ईस्ट, इसमें म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है और बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर शेयर होता है। ये सारे लैंड बॉर्डर छोड़ के भी अगर हम मेरीटाइम बॉर्डर देखें यानी समुद्री बॉर्डर अगर देखें तो यहाँ पे भी हम 2 देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जो हमारे नेबर्स है। उनमें से क्या है, पहला तो है एक आइलैंड कंट्री जिसका नाम क्या है, जिनका नाम है श्रीलंका, और दूसरा क्या है, मालदीव। ये दोनों ही आइलैंड कंट्री है, इनके साथ हमारा मेरीटाइम बॉर्डर शेयर होता है, क्योंकि ये है मालदीव, इनके साथ, इनके बाजू में हमें हमारा लक्षद्वीप, इनके साथ बॉर्डर शेयर होता है, और ये है श्रीलंका जो मेनलैंड इंडिया के साथ इनका मेरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है जिसको बोला जाता है पल्क स्ट्रेट। यहाँ पे एक नैरो चैनल है जिसको पल्क स्ट्रेट बोला जाता है यहाँ पे, और द गल्फ ऑफ मन्नार। तो यहाँ पे पल्क स्ट्रेट के एकदम ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो समुद्र है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, उसको गल्फ ऑफ मन्नार भी बोला जाता है। While Maldives islands are situated to the south of the लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ये उनके साउथ में है, यानी लक्षद्वीप का साउथ में मालदीव से, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। तो इंडिया हैज़ a strong geographical and historical links with her neighbors। तो अब हमारे जो नेबर्स है इनके साथ हमारा जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो लिंक है वो तो है ही, क्योंकि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश ये बने ही हमारे साथ, बल्कि हमसे ही बना। इंडिया का जब डिवीज़न हुआ तभी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बना उसके बाद। और बांग्लादेश की जब आज़ादी पाकिस्तान से मिला तो उसमें तो इंडिया ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। तो ये सारे देश जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे सब इंडिया के वजह से बना। और उससे पहले से कौन था, नेपाल और भूटान था। और नेपाल और भूटान के साथ मान लीजिए इंडिया का रिलेशन 2 भाई जैसा है। इंडिया बड़ा भाई है, नेपाल उसका छोटा भाई है, और भूटान भारत का सबसे अच्छा, सबसे प्यारा दोस्त है। तो इन सारे नेबरहुड के साथ भारत का जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो लिंक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और एशिया के, साउथ एशिया के जो आप मान लीजिए साउथ एशिया बोल लीजिए, और इंडियन ओशन के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल जो कंट्री अगर है वो इंडिया ही है। तो आज का ये पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।
तो इसके बाद वाले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश, हमारी क्लासेस, हमारी कंटेंट अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।